यही करवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लिमिट पढ़ रहे थे हम लोग, इसके अंदर हम लोगों ने आपके एनसीईआरटी पूरी यही सॉल्व करा दूंगा आपसे ही, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी का डाउट मत लेके आना, 4 दिन बाद की ये क्या था ये समझाओ, पूरी सॉल्व हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है? लाइक लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x equal to l and limit of x tends to a c of x equal to l if l and n exist। देखिए दो फंक्शन, एक f of x फंक्शन है, एक g of x, दो फंक्शन। f of x फंक्शन की a पे लिमिट है वो l है, और g of x फंक्शन की a पे जो लिमिट है वो m, और दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस g of x। दो फंक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद लिमिट फाइंड करो, या फिर इन दोनों की अलग अलग लिमिट फाइंड करके और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों का एक ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों फंक्शन को आप पहले ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो जैसा पूछा है, फिर लिमिट फाइंड करो, या दोनों की अलग अलग लिमिट फाइंड करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट। इन दोनों से आपको सेम आंसर ये मिल जाएगा आपका l प्लस माइनस। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x into g of x, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लिमिट फाइंड करनी है, दोनों की अलग अलग लिमिट फाइंड कर लो और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। मतलब वो क्या रहा है, ये लिमिट क्या काम करती है? जहां पे इसको इसका फंक्शन दिख जाता है, इस लिमिट को इसका फंक्शन जहां भी दिख जाएगा वो उसके पास पहुंच जाएगा। जैसे ये x का फंक्शन है तो यहाँ पहुंच जाएगी, ये x का फंक्शन यहाँ पहुंच जाएगी, ये दोनों x का फंक्शन है, ये इधर चली जाएगी और इधर भी चली जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा l into l। वैसे डिवीजन के अंदर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f by g of x, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x। ये कितना हो जाएगा? l by 4। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x k into f of x, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है और वो फंक्शन k मल्टीपल है। अगर k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए कोई लिमिट पुट होगी नहीं, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को आप साइड में रख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? ये मास्क का सहारा लेके क्या बातें कर रहे हो? मॉडुलस f of x, लिमिट x टेंड्स टू a मॉडुलस f of x, इसको इसका फंक्शन दिख गया इधर, तो ये लिमिट कहाँ चले जाएगी? मॉडुलस के। हाँ पूरा लिमिट है वो अपने फंक्शन के पास चली जाएगी।
a into l और ये मॉडुलस ऑफ अब देखो अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x और उसकी पावर में एक फंक्शन है g ऑफ x। तो क्या होगा जहां भी फंक्शन है लिमिट पहुंच जाए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x और होल पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्या ये बात समझ में आई? f है वो फंक्शन है, ये x का फंक्शन, ये x का फंक्शन x टेंड टू a f ऑफ x की पावर gx। ये लिमिट इस फंक्शन पे भी लगेगी और इसकी पावर में जो फंक्शन है वहां पे लगेगी। ठीक है हाँ n टू दी पावर 7 composite function limit of x tends to a f of g of x। इसका मतलब होता है f के अंदर g of x, जैसे f of x लिखते हैं ना f of x, इस x की जगह g of x, तो क्या होगा ये लिमिट कहाँ पहुंच जाएगी f of limit of x tends to a g of x और इस g of x इसकी वैल्यू कितनी f of m। अब f of x की वैल्यू m पे क्या है वो मिल जाएगी जो भी वैल्यू। क्या ये बात समझ आई? a पे f of x की वैल्यू l है, m पे क्या है हमें नहीं पता, तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है log of f of x। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a log of f of x, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a log के अंदर log ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ, ये बन जाएगा log ऑफ l। क्या ये बात समझ आई? log के अंदर फंक्शन है तो लिमिट बाहर लग जाएगी। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a e रेज़ टू f ऑफ x, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x e रेज़ टू l बन जाएगा। देखो जहां जहां फंक्शन है x का वहां वहां लिमिट है ही पहुंच जाएगी। पावर में तो पावर में पहुंच जाएगी, log के अंदर तो log के अंदर e की पावर में तो e की पावर। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1/f ऑफ x कितना हो जाएगा 1/f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट f of x less than equal to g of x है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x less than equal to लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x। अगर फंक्शन में कोई रिलेशन गिवन है तो वही रिलेशन कहाँ लग जाएगा इसके अंदर। बताइएगा
चलिए इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 log of x to the base 10 minus 3 for 3x minus 2. Limit of x tends to 5 or 3 plus cos of x for 2 minus 9. Sir, 8 by 3 8 by 5 सबको यही मिला? ठीक है सर, 8 by 5 सेकंड में -3 और 1 -3 को 1 मतलब -3 और किसी का इससे -3 क्या बताया सर नाम? ऋषभ ने बताया इसका इसकी जो वैल्यू है वो -3 है। और किसी ने सॉल्व किया? जल्दी बताओ। -2 किसने बोला? कैसे? 1 minus x value पुट करेंगे नेगेटिव x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 log 1 0 होता है। log का बेस कुछ भी हो 1 हमेशा 0। 0 - 3 कितना होता है? इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। 0 - 3 कितना होता है? तो सोच में पड़े। ये x टेंड्स टू 1 तो 3 to 1 3 - 2 कितना हुआ? 3 - 2 कितना हुआ? -3 by 1 मतलब -3। लोग तो बेचारे उम्मीदें रखते हैं तुम लोगों से। बाकी जितने भी स्ट्रीम वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले बायो वाले, ये मैथ्स का स्टूडेंट है, कुछ इससे पूछो और तुम लोगों से पूछा जाएगा 0 - 3 तो 5 मिनट सोचोगे क्या पूछा है सर? हाँ इसका 1 पक्का। x टेंड्स टू पाई देखो cos पाई कितना होता है? -1 तो 3 - 1 अपॉन 2 - 0 2 by 2 1। सबको समझ आया? ये करके बताइए क्या वैल्यू होगी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x plus 4 और 2 minus x to the power x square plus 2x minus 3 और x minus 1। इसकी क्या वैल्यू होगी? पक्का? कुछ और? चलो एक बंदे ने बताया इसकी वैल्यू 8 आएगी। 10 में से बताओ। अभी कोई सही बोल रहा था, बोलो किसने बोला था? अभी किसने नहीं बोला? इधर आप में से बताओ बेटा। सब लोग 8 क्लियर हो? पक्का? चलो देखते हो तुम लोग कितने सच हो। x टेंड्स टू 0 0 plus 4 कितना हुआ? 4 2 minus 0 2 4 by 2 अरे वाह 0 plus 0 कितना होता है? 0 -3 और 0 minus 1 -3 by -1 कितना हुआ? 8।
n tends to infinity, a of n equal to a. Then find value of a. आपको क्या गिवन है a of n plus 1, आपसे पूछा है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी a of n, तो मैं इसको लिखता हूँ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी a of n। ध्यान देना जैसे n इधर लिखूंगा तो a of इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, तो मैं इसकी जगह प्लस 1 कर सकता हूँ। इंफिनिटी प्लस 1 कितना होगा इंफिनिटी, तो मतलब a of n फाइंड करूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी पे या a of n plus 1 n टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों इक्वल होंगे। अब ये कितना होगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी a of n plus 1 की जगह लिखता हूँ 4 plus 3 a of n cos 3 plus 2 times a of n। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कितना हो जाएगा देखिए, कितना लिखूं जहाँ पे फंक्शन है वहाँ लिमिट चली जाएगी ना, कितना होगा 4 plus 3 times लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी a of n on लिमिट ऑफ 3 plus लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 times a of n। क्या ये बात समझ में आ रही है? इधर मैं लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी a of n plus 1। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? a of n plus 1 की जगह मैंने ये फंक्शन पूरा कर दिया। अब जहाँ जहाँ फंक्शन है उसके पास लिमिट पहुंच गई। अब इसकी वैल्यू क्या कितनी दे रखी है? a दे रखी है ना, a है, जब n की जगह इंफिनिटी लिखूंगा तो a of इंफिनिटी आएगा और इधर पे a of इंफिनिटी, इसकी वैल्यू a है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई, मैंने यहाँ पे a लिखा इक्वल टू 4 प्लस कितना लिखूँ 3a और 3 प्लस 2b। ये बताओ तो कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 2। वेरी गुड, स्क्वायर रूट 2। क्या वैल्यू होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। हाँ रूट 2 आएगा ना, स्क्वायर रूट 2, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। ऊपर से उधर ही होना नीचे का तो आदमी इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, कौन से सब्जेक्ट में जरूरत पड़ती है? बस एक ही। हाँ कल बोलेंगे सर को कि आप साथ में लेके आया करो, साथ में लेके जाएगा कोई डिस्टर्ब हो, हमें जरूरत नहीं पड़ती।
कैसे? नोट किया सब लोगों ने? हाँ, किसी ने सॉल्व किया इसको? हाँ, कैसे? हाँ, बताओ सही बताओ। 0 into sin infinity 0. sin infinity कितना? जीरो है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ऐसे लॉजिक होने चाहिए ना। देखो आपको पता है कि साइन ऑफ इंफिनिटी, आपने साइन का ग्राफ देखा? हमें पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। इंफिनिटी तक जाऊंगा तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, कोई ना कोई होगी। अब इंफिनिटी तो हमें नहीं पता, तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऑसिलेट करेगी -1 to 1। साइन इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी पे ऑसिलेट करेगी -1 to 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनटू 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी, क्या बन जाएगा वो? 0। अब सुनिए, कंसेप्ट वाली बात करते हैं। आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, एक f(x) फंक्शन है, एक g(x) फंक्शन है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे f(x) की लिमिट है वो डिफाइन हो रही है और g(x) की भी एग्जिस्ट करती है, दोनों की एग्जिस्ट करती है। लेकिन उनका जब प्रोडक्ट करूंगा फिर लिमिट फाइंड करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर से बताओ, f(x) है, इसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, g(x) है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। प्रोडक्ट करूंगा तो जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे भी और नहीं। f(x) की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट, g(x) की कर दी, तो प्रोडक्ट करूंगा तो मेरी उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रोडक्ट किया तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये टोटली डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट होने के बाद का कौन सा फंक्शन बन रहा है। एक बार आपने प्रोडक्ट किया उसके बाद कौन सा फंक्शन बन रहा है, फिर आप लिमिट फाइंड करो, एग्जिस्ट करती है या नहीं। पहले से आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, तो प्रोडक्ट के बाद क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले से आप नहीं बता पाएंगे कि उसका क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई बहाना नहीं होना चाहिए। फिर से कह देता हूँ, आज इधर उधर भागना बंद, इधर उधर मोबाइल में ज़्यादा टाइम देना भी बंद। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जितनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस करें। कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) into g(x), x
एग्जिस्ट करता है then we can have following cases. सारे केस पढ़ते हैं वन बाय वन। ए limit of x tends to c f of x and g of x and limit of x tends to c g of x एग्जिस्ट करता है। दोनों अलग अलग फंक्शन c पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f of x into g of x उनका प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्ट करे। बी पॉइंट है आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट करता है and limit of x tends to c g of x does not exist. एग्जाम्पल की एक फंक्शन लेट करते हैं f of x इक्वल टू x और दूसरा है g of x इक्वल टू 1 by x। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं f of x इंटू जी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा आपका x इंटू 1 by x इक्वल टू एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x इंटू जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 कांस्टेंट वैल्यू f of x इंटू जी ऑफ एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितने कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है तो किसी भी पॉइंट पे आप लिमिट निकालो हमेशा कांस्टेंट ही है क्योंकि इसमें x है ही नहीं। क्या LHL क्या आ रहा है कुछ भी पुट करो आप हमेशा 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x क्या होगा तो आप क्या बोलोगे 0 और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 g of x क्या बोलोगे। क्या ये बात समझ में आई? जो इसके राइट में क्या होगा 1/∞ और लेफ्ट में 1/∞ 1/0 लेफ्ट में भी इंफिनिटी और राइट में भी इंफिनिटी। अब आप कहीं ऐसा मत कर देना कि इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितना होता है ये भी आप कभी नहीं बता पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए लिमिट ऑफ x tends to c f of x and limit of x tends to c g of x do not exist. एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखता हूँ f of x equal to 1 if x is less than equal to 0 and 2 when x is greater than 0 and g of x वो है आपका 2 and x is less than equal to 0 and 1 and x is greater than 0 then f of x into g of x कितना होगा कौन बताएगा। f of x into gx कितना होगा कौन बताएगा। 2 आएगा ऑलवेज। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि 0 के लेफ्ट में ये कितना आएगा 1। 0 के लेफ्ट में कुछ भी पुट करोगे -1 -2 माइनस ये 1 और ये 0 के लेफ्ट में 2 2 into 1 2 0 के राइट में ये 2 और ये 1 दोनों का प्रोडक्ट 2 तो हमेशा 2 आएगा। अब अगर आपसे पूछता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x into g of x कितना होगा तो आप क्या बताओ 2 आएगा और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x कितना does not exist
क्योंकि LHL क्या है 1, RHL क्या है 2, इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। क्या ये बात समझ आई? और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, ये बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, एक एग्जिस्ट कर रही है दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन उनका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आया? तो प्रोडक्ट होने के बाद कौन सा फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। समझ गए? नोट कीजिए इसको। अपनी एनसीईआरटी वाली नोटबुक पे लेके आना, तो एनसीईआरटी पे, ठीक है? अब घर पे आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, यही करना मेरे सामने, पूरी एनसीईआरटी को यही करवाऊंगा। आप लोगों के सारे बहाने ना, तो एनसीईआरटी करने उधर जाते वो भी करना। यहाँ से 6 बजे फ्री होने के बाद आप सीधे घर जाओगे। सीधे का मतलब मुड़ सकते हो इधर उधर पर घर के अलावा कहीं, ठीक है? घर जाके जो भी है थोड़ा रेस्ट करके और फिर स्टडी करो। आप जो भी पढ़ोगे ना वही आपके काम आएगा। इधर उधर कितना ही पढ़ लो, मेरे जैसे यहाँ आके खड़े होकर कितने आपको पढ़ा ले, आप जब तक नहीं पढ़ोगे कोई बात। ये आप लोगों ने ऑनलाइन में अच्छे से देख लिया होगा कि आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, कुछ पढ़ने वाले कुछ नहीं पढ़ने, लेकिन कोई काम नहीं है। देखो ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। वैसे तो टाइम ज़्यादा मिला आपको, लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम कम है। आप जब 12th में जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम कम है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये भी लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये अगर सुना तो अच्छा, ये तो सुन लो, आपके काम की चीज़ है। सेकंड पॉइंट है, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f of x plus g of x exists, then we can have the following cases. First है, देखो दोनों ऐड हो रहे दो फंक्शन और दोनों के ऐड होने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों की अलग अलग भी एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? ध्यान देना क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। f of x ये एग्जिस्ट कर रहा है और f plus g ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो g of x को एग्जिस्ट करना ही करना, ठीक है? क्योंकि g of x को आप क्या लिख सकते हो, g of x को ऐसे लिख सकते हो f x plus g f plus g x minus f of x, ऐसा लिख सकते हो ना, है ना? इसमें से f of x कैंसिल हो जाएगा, g of x अब ये एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको एग्जिस्ट करना ही करना। क्लियर है? g of x क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा है b पॉइंट, both limit of x tends to c f of x and limit x tends to c g of x
डू नॉट एग्जिस्ट। दो फंक्शन है, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसका सम दोनों को प्लस टू तो क्या हुआ एग्जिस्ट करेगा, हो सके। ये डिपेंड करेगा दोनों फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू gf of x फंक्शन, ठीक है, और g of x है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो समझते हो। चलिए तो मुझे बताइए कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 पे gf of x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी क्या वैल्यू है, कौन बताए? इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी? क्या होगा इसको ध्यान से देखें। GIF फंक्शन अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हर इंटीजर पर ब्रेक होता है। GIF फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हर इंटीजर पे ये ब्रेक होता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है GIF फंक्शन। तो x टेंड्स टू ये 1 के राइट में जैसे आप फाइंड करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, और 1 के लेफ्ट में 0, ठीक है। x टेंड्स टू 1 प्लस अगर आप gf ऑफ x के अंदर डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर 1, और 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू डालें तो कहाँ पहुंच जाएगा वो 0। तो LHL 0 और RHL 1 एग्जिस्ट करेगा नहीं। ये क्या ये बात समझ आई? फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट आज ही बताया था मैंने आपको। किसी भी इंटीजर के राइट वाली वैल्यू है वो क्या आएगी 0 और लेफ्ट वाली 1। तो ये 1 है, 1 के राइट में क्या है वैल्यू 0 और 1 के जस्ट लेफ्ट में 1। क्लियर है? किसी भी इंटीजर 1 का नहीं, 2 के लिए भी यही रहेगा, 3 के लिए भी यही रहेगा। तो इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 है और राइट हैंड लिमिट 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसके लिए जैसे ही मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, GIF की 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, GIF ये 0 और इसकी 1, 0 प्लस 1 1, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इसकी 1 होती है राइट में और इसकी 0, कितना हुआ, तो एग्जिस्ट करेगी, है ना। मतलब दो अलग अलग फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सम किया तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये बताइएगा, f ऑफ x है वो 1 बाय साइन x है और g ऑफ x है वो 1 बाय टेन x। तो आपको बताना है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कमा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 g ऑफ x और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस g ऑफ x।
ये तीनों बताइए जल्दी, ठीक है। उससे देख एक्सटेंशन 0 है, इंफिनिटी इंफिनिटी किसके लिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। g ऑफ x के लिए बताओ। g ऑफ x के लिए 1 पक्का? एक बार फिर सोच लो। डज नॉट एक्सिस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी इंफिनिटी जाएगा, 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, इसका बता दो। या तो पूरा बोल ही दो या पूरे चुप हो जाओ। फर्स्ट वन देखते हैं सबसे पहले। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/sin x, ये हो जाएगा इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी और दूसरी तरफ भी प्लस इंफिनिटी, तो डज नॉट एक्सिस्ट होगा। दूसरा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/10 x, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, f ऑफ x का मतलब sin x माइनस 10, तो मैं इसको sin x माइनस 10x को माइनस sin x cos x लिख सकता हूँ, उल्टा लिख, sin x माइनस sin x cos x cos sin x। अब ठीक है, अब ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, क्या है 1 माइनस cos x cos sin x, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 माइनस cos x हाफ एंगल क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या ये बात समझ में आई? आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि cos ऑफ 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ऑनलाइन ये बताया था कि 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 cos
स्क्वायर थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta and 1 minus cos of 2 theta equal to 2 sin square theta। ठीक है, अब देखिए 1 minus cos of theta कितना होगा, 2 sin square x by 2 हो जाएगा, हाफ एंगल, तो ये होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 sin square x by 2 1। आप लोगों को पता है sin 2 theta क्या होता है, sin 2x 2 sin x into cos x, यही होता है। अगर ये 2x है तो ये x आ गया, अगर ये x होता तो यहाँ पे x by 2 और x by 2 हो जाता हाफ एंगल, ये हो जाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये sin x by 2 ये कैंसिल, ये कितना हुआ 10x by 2 है ना, और x टेंड्स टू 0 पे 10x by 2 की वैल्यू कितनी, 10 0 कितना होता है, क्या ये बात समझ आई, किसी को डाउट है? ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू 0। x टेंड्स टू 0, 0 प्लस पे ये क्या देता है 1 और 0 माइनस पे माइनस, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 0 प्लस पे 0 और 0 माइनस पे माइनस 1, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों का प्लस डिवाइड कर। आपको पता तो है ये जो मैं बोल रहा हूँ 0 प्लस पे इसकी वैल्यू 1, 0 माइनस पे माइनस 1, ये पता तो है ना, इसकी 0 प्लस पे 0 आती है, 0 माइनस पे माइनस 1 होता है। ठीक है, अब ये करते हैं, ये रब करूँ, कोई बात नहीं, ये सारे सॉल्व करके निकलो। जल्दी बताओ, फटाफट घर जाना है जिसको, जल्दी सॉल्व करो। ये डज नॉट एग्जिस्ट आते, ये भी इसका देखें, x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस पे ये क्या देगा 1 और ये 0 प्लस पे 0, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, 0 माइनस पे 0 माइनस पे ये क्या देगा -1 और ये कितना देता है 0 माइनस पे -1 कितना हुआ -2, तो ये क्या ये बात समझ में आई? अब इसको देखें, अब अलग अलग नहीं पूछा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, हाँ 0 प्लस पे इसकी क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा? 0 प्लस पे इसकी क्या वैल्यू 0, ठीक है, तो 0 प्लस पे ये क्या बना 0 और 0 माइनस पे इसकी क्या वैल्यू -1 और ये 0 माइनस पे किसी भी इंटीजर के लेफ्ट में क्या बताया था, किसी भी इंटीजर के लेफ्ट में ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया और ये 0 माइनस पे -1 इंटू 1 -1 और प्लस पे क्या बताया था 0 प्लस पे 0, समझ आ रहा है? 0 प्लस पे ये 0 और 0 माइनस पे -1, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं है। इसको कौन बताएगा? 1 प्लस f ऑफ x 1 प्लस कितना होगा 1 प्लस पे ये 1 और ये 1 प्लस पे 0 और इंटीजर के राइट में 0 और लेफ्ट में 1, तो ये राइट में ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, 0 इंटू 1 0 और 1 के लेफ्ट में ये कितना होगा 0 और ये 1 के लेफ्ट में 1, 0 इंटू 1 0, दोनों ही 0 0 आ गए 0,
समझ में आया? ये पूरा लिख के बताओ, समझ आ गया? तो ये एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी? ये एग्जिस्ट करेगा। इसका कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। अच्छा, आप लोगों को ये बताएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो x माइनस इंटीजर ऑफ x ये होता है ना? तो यहाँ से ये इसको इधर भेज दो तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इसका इंटीजर, फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके नंबर बनाते हैं, है ना? एक नंबर के अंदर क्या होता है? इंटीजर होता है, उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे बेस ये में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e रेज़ टू ये f ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। उसकी जगह आप क्या लिखोगे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x लिखोगे और इसकी वैल्यू 1 होती है, e रेज़ टू 0 1। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या ये कांसेप्ट आपको समझ में आए? दो फंक्शन का प्रोडक्ट और ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो अलग-अलग फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और उनका प्रोडक्ट माइनस और एडिशन ये किस पर डिपेंड करेगा कि ये होने के बाद कौन सा फंक्शन बनता है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? कल पढ़ेंगे